जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। तो आज है फ्रेंड्स 8 जून की हिस्ट्री देख लेते हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हमारे इतिहास में आज के दिन घटी है, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की हिस्ट्री के बारे में। फर्स्ट पॉइंट कवर करेंगे आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। तो 8 जून 2022, ध्यान दीजिएगा, 8 जून 2022 में पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस मनाया गया। तो पूरे विश्व में विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया? तो 8 जून 2022 को। इसीलिए हर साल 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे अर्थात विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड पॉइंट कवर करेंगे तो 1604 में विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। ध्यान दीजिएगा, आज के ही दिन 8 जून 1604 में विलियम शेक्सपियर का निधन हुआ। तो ये तो हमने देख लिया आज की हिस्ट्री के अंतर्गत। दो पॉइंट्स हमने कवर किए। आई होप आपको जितने भी 2 पॉइंट्स हमने क्लियर किए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हमारी होम साइंस की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 to 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स हमने क्लास 6 to 10th तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आगे क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होगी। नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट बनाई गई है। आप जो वहाँ से जा कर के अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हर एक टॉपिक को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करें या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, और साथ ही साथ हमें अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में फ्रेंड्स, जैसा हमने बताया, हम कर रहे हैं क्लास 11th। इसमें पढ़ेंगे हम संचार माध्यम, जो है टॉपिक। यहाँ से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, बट इसको करने से पहले एक बार प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं रिवीजन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर स्टडी। फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने संचार माध्यम और संचार कौशल, जो हमारा चैप्टर है ना, उसको हमने जैसे स्टार्ट किया था, और उसमें हमने संचार और संचार प्रौद्योगिकी देखा था। संचार क्या होता है इसके बारे में जाना था। संचार के 3 मूल तत्व पढ़े थे हमने। संचार का वर्गीकरण है, तो ये सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस क्लास में देखे थे। संचार की प्रक्रिया हमने देखी थी, और संचार की प्रक्रिया का क्रम भी देखा था। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने फ्रेंड्स कवर किए थे हमारी प्रीवियस क्लास के माध्यम से। और आज के क्लास देखेंगे हम संचार माध्यम देखते हैं। तो संचार माध्यम मीडिया हुआ साधन है जो अनेक प्रकार की धारणाओं, विचारों, भावनाओं, नए तथ्यों, जानकारी, अनुभव आदि को प्रेषित और प्रसारित करने के लिए संचार की विभिन्न विधियों का प्रयोग करता है। जन संचार माध्यम में संचार के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग होता है, परंतु प्रौद्योगिकी मात्र उपस्थिति ही संचार की अभिव्यक्ति नहीं है। अब देखते हैं संचार माध्यमों का वर्गीकरण। तो संचार माध्यम को हम 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, अर्थात बांट सकते हैं, पारस्परिक और आधुनिक संचार माध्यम। तो पारस्परिक संचार माध्यम, वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी हैं? पारस्परिक और दूसरा क्या है? आधुनिक संचार। थी ये 2 श्रेणियों में हम संचार माध्यमों को वर्गीकृत कर सकते हैं। देखते हैं पारस्परिक संचार माध्यम को डिटेल में। ऐसा संचार माध्यम जिसका प्रयोग पुरातन काल से चला आ रहा है, पारंपरिक संचार माध्यम अर्थात ट्रेडिशनल मीडिया कहलाता है। इसे संचार का देसी माध्यम भी कहा जाता है। बीते समय में अधिकांशतः ग्रामीण विस्तार, कार्यपूर्णता, मेलों, रेडियो आदि जैसे पारंपरिक संचार माध्यमों पर ही निर्भर रहता था। वर्तमान में भी ग्रामीण तथा दूरस्थ क्षेत्र में अंतर व्यक्तित्व संचार का माध्यम संचार का सर्वाधिक प्रयुक्त तथा प्रभावी माध्यम है। पारस्परिक लोक संचार के अन्य उदाहरण हैं क्या? कठपुतली, लोक नृत्य, लोक रंगमंच, मौखिक साहित्य, मेले और त्योहार, अनुष्ठान और प्रतीक संकेत, पोस्टर, पत्र पत्रिकाएं तथा स्थानीय मुद्रित सामग्री। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो पारस्परिक संचार माध्यम के अंतर्गत ये सारे पॉइंट्स आते हैं।
पारस्परिक लोक संचार माध्यमों का उपयोग संचार के देसी माध्यमों के रूप में प्राचीन काल से ही किया जा रहा है। कुछ लोकप्रिय उदाहरण इस प्रकार हैं। पारंपरिक लोक रंगमंच अथवा नाटक जैसे यात्रा बंगाल, रामलीला यात्रा कहाँ की? बंगाल की। रामलीला नौटंकी उत्तर प्रदेश। बेदेसिया बिहार। तमाशा कहाँ का प्रसिद्ध है? महाराष्ट्र। यक्षगान दशावतार कर्नाटक। यक्षगान और दशावतार कहाँ का प्रसिद्ध है? कर्नाटक का। भवई गुजरात का। विभिन्न मौखिक साहित्य और संगीत के मिश्रित रूपों में लोक या जनजातीय गीत और नृत्य जैसे बोल और भतियाली बंगाल। चकरी कश्मीर। कजरी चैती उत्तर प्रदेश। स्ना और दादोरिया कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश। दुहा और गरबा कहाँ का प्रसिद्ध है? तो गुजरात का। भांगड़ा और गिद्दा कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? पंजाब। आल्हा उत्तर प्रदेश बिहार में होता है। पौडा और लावनी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध हैं। बिहू असम। मांड और पनिहारी तथा चारणों भारो ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये है राजस्थान द्वारा गाए जाने वाला गीत शामिल है। देश के उत्तर पूर्वी और जनजातीय समूहों के कुछ ढोल महोत्सव हैं जिनमें ढोल की कर्णप्रिय लयबद्ध तालों के साथ नाच और गाने का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के कठपुतली कार्यक्रम भी मनोरंजन के द्वारा संदेश पहुंचाने के लिए आम संचार माध्यम के रूप में कार्य करता है। इसमें सबसे प्रिय है डोरी से नचाने वाली कठपुतली अथवा इसको हम क्या बोलते हैं? सूत्रधारिका। डोरी से नचाने वाली कठपुतली को हम और क्या बोलते हैं? सूत्रधारिका। इसका प्रचलन मुख्यतः राजस्थान तथा गुजरात राज्य में है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि डोरी से नचाने वाली कठपुतली अर्थात सूत्रधारिका कहाँ का प्रचलन है? तो आप बता सकते हैं कहाँ का? राजस्थान तथा गुजरात में ये होता है। छाया पुतली देश की दक्षिणी भागों में ज़्यादा प्रचलन में है। इसके अतिरिक्त विभिन्न त्योहार, मेले, सामाजिक अनुष्ठान, उत्सव तथा यात्राएं भी हैं जिसके द्वारा देश के विभिन्न संप्रदायों के संदेशों, अभिव्यक्तियों, भावनाओं तथा परंपराओं का संप्रेषण किया जाता है। परिवर्तित होते समय के साथ ही यह स्पष्ट है कि पारंपरिक संचार माध्यम आधुनिक दर्शकों श्रोताओं के लिए विविध जानकारी और सूचना संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ना तो संपूर्ण है और ना ही पूर्णतः समर्थ ही है। इसीलिए संचार माध्यम की बहुत सारी प्रौद्योगिकियां लोकप्रिय बन गई हैं। आधुनिक संचार माध्यम के बारे में देखते हैं तो वे माध्यम जो प्रौद्योगिकी के विकास के कारण अस्तित्व में आए हैं आधुनिक संचार माध्यम अर्थात मॉडर्न मीडिया कहलाते हैं। आधुनिक प्रौद्योगिकी अर्थात मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने में संचार माध्यमों का अत्यधिक विस्तार हुआ है। संचार की नई प्रौद्योगिकियां जैसे मोबाइल फ़ोन से प्रसारण जिसको हम ब्रॉडकास्ट के नाम से जानते हैं, तो ब्रॉडकास्ट की गुणवत्ता तथा क्षमता में विकास हुआ है। इस प्रकार के उपकरणों का आकार सुविधापूर्ण होता है जिसके कारण ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में इनका उपयोग सुलभ हो गया है। इनके आने से आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी की पहुंच भी बढ़ी है। कंप्यूटरों की उपलब्धता तथा इंटरनेट सेवा से संचार माध्यम एक नए आयाम को छू रहा है। अब देखते हैं उपग्रह यानी कि सैटेलाइट, टेलीविज़न, आधुनिक मुद्रण माध्यम, रेडियो, फिल्म दर्शन की भिन्न भिन्न पद्धतियाँ, ऑडियो कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क प्रौद्योगिकी, केबल और बेतार प्रौद्योगिकी जिसको हम क्या बोलते हैं? वायरलेस टेक्नोलॉजी, वीडियो फिल्म और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इत्यादि ये सारे किसके उदाहरण हैं? तो ये सारे आधुनिक संचार माध्यम के उदाहरण हैं। तो आई होप आपको पारंपरिक संचार और आधुनिक संचार माध्यम में फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब संचार माध्यमों के कार्य देख लेते हैं। हमने तो देख लिए संचार माध्यम दो प्रकार के होते हैं, एक हमने देखा पारंपरिक संचार माध्यम और दूसरा आधुनिक संचार माध्यम, और इनके अंतर्गत क्या कौन कौन से आते हैं वो भी हमने देख लिया। संचार माध्यमों का कार्य क्या है देखते हैं। तो पहला कार्य है सूचना देना यानी कि इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्म करना। इसमें सूचना प्रदान करना और सूचना का आदान प्रदान करना दोनों ही शामिल होते हैं। यानी कि जो सूचना है संचार माध्यमों का जो कार्य में फर्स्ट क्या है? सूचना है।
तो इसमें सूचना का देना और सूचना का आदान प्रदान करना दोनों ही शामिल है। वर्तमान में सूचना एक शक्ति है। संचार को सुलभ बनाने के लिए विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविज़न, पत्रिकाएं और समाचार पत्रों आदि का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, मनोरंजन यानी कि इंटरटेनमेंट। पारंपरिक और आधुनिक संचार माध्यम द्वारा मनोरंजन के अनेक विकल्प प्रदान किए जाते हैं, जो लोक संचार माध्यम से शुरू होते और मौखिक परंपरा से सीधे घर तक यानी कि डीटीएच टेलीविज़न के द्वारा प्रसारित होते हैं। संचार माध्यमों का प्रयोग मनोरंजक रूप से शैक्षिक प्रयोजनों में भी शिक्षा को आसान और रोचक बनाने हेतु किया जाता है। तो हमने संचार माध्यमों के कार्य में पहला सूचना देखा, दूसरा देखा मनोरंजन, तीसरा देखेंगे हम सहमत कराना अर्थात प्रेरणा देना, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, परस्यूशन मोटिवेशन। हम अपने समक्ष प्रस्तुत धारणा या विचार को सदैव स्वीकार नहीं करते। दर्शक श्रोता को किसी धारणा के स्वीकार करने हेतु तैयार करने के लिए उपयुक्त संचार माध्यमों का उपयोग किया जाता है। इसके लिए दर्शक श्रोता की मनोदशा और उसकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की गहन समझ होना अति आवश्यक है। तो ये हमने देख लिया नंबर 3 में क्या, सहमत कराना अर्थात प्रेरणा देना। चौथा है मूल्यों का संप्रेषण, इट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज। देखते हैं क्या है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज। संचार माध्यमों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे हितकारी मूल्यों के संप्रेषण द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को आगे बढ़ाएं। उदाहरणार्थ मूल्यों के विषय में शिक्षा देने हेतु कहानी के रूप में कठपुतली और कार्टून फिल्मों का प्रयोग। 5वां है व्याख्या यानी कि इंटरप्रिटेशन। संचार माध्यमों का प्रयोग विशेषकर चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण, जिसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफिक प्रेजेंटेशन। चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण को क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफी प्रेजेंटेशन, तथा तथ्यों एवं आंकड़ों अन्य जटिल और कठिन संकल्पनाओं को सरल बनाता है। उदाहरण के लिए मानचित्र या ग्लोब के मॉडल की सहायता से किसी भूगोलीय क्षेत्र को ढूंढना और समझना उसके विषय में केवल किसी वस्तु में पढ़ने से सरल हो जाता है। नंबर 6 शिक्षण अथवा प्रशिक्षण अर्थात एजुकेशन और ट्रेनिंग। उपयुक्त संचार माध्यमों की सहायता से स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभवों और स्थानीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा अध्ययन अध्यापन अनुभव में वृद्धि करता है। इनमें विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित मुद्रित शिक्षण, अधिगम सामग्री के अंतःक्रियापरक अर्थात इंटरैक्टिव अनुदेश वाले वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क शामिल होते। नंबर 7 है समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन। आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा संचार की गति, कार्यक्षेत्र और परिशुद्धता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अब एक स्थान पर बैठकर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली बृहद परियोजनाओं का समन्वय करना सरल हो गया है। नंबर 8 है व्यवहारगत परिवर्तन अर्थात बिहेवियरल चेंज। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम प्रभावी संचार की कला और तकनीक पर निर्भर करता है। संचार माध्यम ऐसे सभी उपयोगी संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक बना रहता है, जिसकी स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन होता है। नंबर 9 है विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक उत्प्रेरक अर्थात माध्यम है। यह विशेषज्ञों और आम व्यक्तियों को आपस में मिलाता है, इसलिए विकास प्रक्रिया में संचार का स्थान अग्रणीय है यानी कि बहुत ही अच्छा है। संचार माध्यमों ने विकास की गति को तीव्रता प्रदान की है और संचार के माध्यम से लोगों को निकटता से विश्व से जोड़ दिया गया है। तो ये हमने देखे क्या संचार माध्यमों के कार्य के बारे में, कौन कौन से देखे संचार माध्यमों के कार्य। तो एक है सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, दूसरा हमने देखा मनोरंजन अर्थात इंटरटेनमेंट, थर्ड हमने देखा सहमत कराना या अर्थात प्रेरणा देना, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परस्यूशन मोटिवेशन, और फोर्थ हमने देखा मूल्यों का संप्रेषण अर्थात ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यू, फिफ्थ में हमने देखा व्याख्या अर्थात इंटरप्रिटेशन, और सिक्स्थ देखा शिक्षण और प्रशिक्षण अर्थात एजुकेशन और
ट्रेनिंग। 7वां में हमने देखा समन्वय अर्थात जिसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन। 8वां व्यवहारगत परिवर्तन अर्थात बिहेवियरल चेंज। और लास्ट और जो 9th है हमारा क्या है, विकास अर्थात डेवलपमेंट। तो ये सारे ही पॉइंट्स हमने कवर किए किसके अंतर्गत, संचार माध्यमों के कार्य के अंतर्गत। आई होप अच्छी से आपको सारे ही पॉइंट समझ में आए होंगे। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन 1 कहता है स्रोत क्या है, अर्थात जो सोर्स होता है ना वो क्या है, व्हाट इज सोर्स। सेकंड क्वेश्चन कहता है जन संचार माध्यम द्वारा संचार के चैनल कौन कौन से हैं। क्वेश्चन 3 संचार माध्यम को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। नंबर 4 छाया पुतली देश के किन भागों में ज़्यादा प्रचलित है, अभी हम पढ़ रहे थे ना पीछे। 5वां है आधुनिक संचार माध्यम का कोई एक उदाहरण बताइए। तो आप बता सकते हैं टीवी भी क्या है, जैसे हमारा क्या है, हमारा आधुनिक संचार माध्यम है। वायरलेस जो हमारी टेक्नोलॉजी है यानी कि जिस बिना तार के जो काम करती हैं वो हमारी क्या है, वो भी हमारा आधुनिक संचार का माध्यम है। हमने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स पढ़े जो आधुनिक संचार के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता था कि पारंपरिक संचार माध्यम का कोई एक या दो उदाहरण बताइए। तो आप बता सकते हैं, जैसे नौटंकी हो गई, नृत्य हो गया, ये हमारे क्या है, पारंपरिक संचार माध्यम के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा जो है ये कंप्लीट होता है और आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम संचार प्रौद्योगिकी के बारे में डिटेल में जानेंगे। ये देखिए ये हमारा नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई होप जहाँ तक हमने पढ़ाई अभी तक की आपको समझ में आया होगा, आपके सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे जो भी हमने पढ़ा है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।